स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चोरहे। देश दिन भर में आप सभी का स्वागत है, लेकिन सबसे पहले खबर विदेश से यानी कि चीन से आ रही, जहां एक बेहद अहम तस्वीर हम आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। चीन के शियान शहर में महज चंद सेकंड में एक बहुमंजिला इमारत जमींदोज कर दी गई। 26 मंजिला ये इमारत थी, महज 10 सेकंड में इसे गिरा दिया गया। 118 मीटर ऊंची इस बिल्डिंग को आज सुबह गिराया गया है। बिल्डिंग गिराने के ऑपरेशन को वहां के स्थानीय प्रशासन ने ही बड़ी ही समझदारी और सूझबूझ से अंजाम दिया। बिल्डिंग गिराने में किसी भी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। यह अब तक की सबसे बड़ी इमारत है जिसे विस्फोटक के जरिए गिराया गया। इस बिल्डिंग को गिराने के लिए लगभग 1.5 टन विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। बिल्डिंग गिराने वाली ऑपरेटर्स ने 24,000 स्क्वायर फीट का आसपास का पूरा इलाका पहले खाली करवाया था, और अब जबकि बिल्डिंग गिरा दी गई है, माना यह जा रहा है कि इसका मलबा साफ करने में आगे 70 दिन लग सकते हैं। लेकिन यहां भारत में महंगाई की मार से परेशान जनता के लिए एक और थोड़ी बुरी खबर। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। एक बार फिर से अब पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े हैं उसे लेकर चिंता ये जताई जा रही है कि इसका असर एक बार फिर महंगाई पर पड़ेगा और महंगाई और बढ़ेगी। डीजल 87 पैसे और पेट्रोल 36 पैसे महंगा हो गया है। इस बढ़ोतरी से महंगाई के बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। कीमतें आज रात से ही लागू होंगी। दिल्ली में पेट्रोल अब 61 रुपए 6 पैसे प्रति लीटर मिलेगा, तो डीजल की नई कीमत होगी 46 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के बयान के बाद से अब सियासत गर्मा गई है। बिहार चुनाव के बाद से जोड़कर देखे गए उनके इस बयान को लेकर कांग्रेस जहां बीजेपी पर निशाना साध रही है, वहीं दलाई लामा के बहाने कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने बिहार चुनाव पर कहा कि राजनीति सुनियोजित तरीके से जनता की सेवा करने के लिए है, न कि अव्यवस्था फैलाने के लिए। दलाई लामा ने कहा कि भारत की बड़ी आबादी धार्मिक सामंजस्य में विश्वास रखती है। Politicians or leaders who come from the public. So public should have this deeper awareness, these things. Then the leader from that kind of society. दलाई लामा के बयान को लपकते हुए कांग्रेस और अन्य विरोधी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया, तो वहीं बीजेपी ने दलाई लामा पर सवाल खड़े कर दिए। हम लोग 100% दलाई लामा जी की बात से सहमत है कि इस देश का हिंदू धर्मनिरपेक्ष है और सबों को साथ लेके चलने की कोशिश करता है, सहनशील है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो हिंदुस्तान के नागरिक बन गए नहीं, मैं तो सोचता था वो तिब्बतीय है। अब हिंदुस्तान के नागरिक बन के ही तो इस देश के अंदरूनी यहाँ रहते हुए, एक शरणार्थी के रूप में रहते हुए, यहाँ के जो राजनीतिक गतिविधियाँ उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। इधर संघ विचारक एमजी वैद्य ने नाथूराम गोडसे के बलिदान दिवस मनाए जाने को लेकर के अपनी राय रखी। उन्होंने कहा है कि ऐसा करना गलत है। नाथूराम गोडसे एक हत्यारा था और हत्यारा ही माना जाएगा। इस तरह का महिमा मंडन ठीक नहीं है। संघ के पूर्व प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने गांधी के हत्यारे गोडसे का बलिदान दिवस मनाए जाने को गलत ठहराते हुए कहा कि गांधी जी देश के लिए आदरणीय हैं और उनकी हत्या करने वाले का महिमा मंडन सही नहीं है। वैद्य ने कहा कि जो भी संगठन ऐसा कर रहा है वो सरासर गलत है और इससे हिंदुत्व बदनाम हो रहा है। वो कौन से संगठन मैं नहीं जानता, लेकिन नाथूराम गोडसे का सत्कार करना, आदर करना, ये मुझे पसंद नहीं है। हत्यारा है, हत्यारा है। दरअसल हिंदू महासभा नाथूराम गोडसे की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। इस मौके पर हिंदू महासभा ने कई कार्यक्रम भी आयोजित किए। कांग्रेस समेत तमाम दलों ने इसका जमकर विरोध किया। नाथूराम गोडसे ने गांधी को क्यों मारा, इसका सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया, तो विरोध तो निश्चित है। ये इससे ज्यादा निंदनीय बात नहीं हो सकती है। गोडसे को महिमा मंडित किया जाता है, इसका मतलब जो लोग समाज की व्यवस्था को भी चौपट करने में विश्वास करते हैं उसको भी महिमा मंडित किया जाता है। ना बीजेपी, ना आरएसएस, ना सरकार की ओर से कोई भी बयान, कोई भी टिप्पणी देखने को नहीं मिला है। इधर बिहार चुनाव में महागठबंधन की कामयाबी के बाद उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री ने भविष्य में कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। अखिलेश यादव ने भविष्य में महागठबंधन की तरह ही गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया है।
यूपी के संत कबीर नगर में एक शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उनके चाचा और प्रदेश के कद्दावर मंत्री शिवपाल यादव का कहना है कि समाजवादी पार्टी को किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है। बसपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन की यहाँ जरूरत भी नहीं है। समाजवादी पार्टी स्वयं सक्षम है। अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने विकास को लेकर जो निर्णय दिया है वही फैसला पंचायत चुनाव में हमारे प्रदेश की जनता ने पहले ही दिया है और उसी के मद्देनजर विकास के एजेंडे के तहत मैदान में उतरा जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के महागठबंधन में पहले समाजवादी पार्टी भी शामिल थी, लेकिन चुनाव के पहले सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग हो गई थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हिमाचल के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। ऐसे में कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। सीबीआई केस के आधार पर ईडी ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। माना जा रहा है कि एजेंसी को वीरभद्र सिंह के खिलाफ कुछ दस्तावेज मिले हैं जिसके आधार पर पैसे की हेराफेरी दिखाई दे रही है। सूत्रों के मुताबिक ईडी जल्द ही हिमाचल के मुख्यमंत्री से पूछताछ कर सकती है। वीरभद्र सिंह इसको बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में या केंद्र में लोगों को कांग्रेस के प्रमुख नेता होते हैं, प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं, उनको किसी न किसी तरह से दबाने की कोशिश करते हैं। एजेंसी 2009 से 2011 के बीच के लेन देन की जांच करेगी। उस वक्त वीरभद्र सिंह ने अपनी घोषित आय के स्रोत के अलावा करीब 6 करोड़ रुपए अर्जित किए थे। सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है। उसने वीरभद्र सिंह के घर पर छापेमारी भी की थी। सरकार ने आज से अब सफाई को लेकर के और सर्विस टैक्स में आधे फीसदी की बढ़ोतरी कर गई है। अब 14 की जगह 14.5% सर्विस टैक्स लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में स्वच्छता मिशन की शुरुआत की थी। अब केंद्र सरकार ने सर्विस टैक्स पर आधे फीसदी स्वच्छता सेस लगाने का फैसला किया है, जो आज से लागू हो गया है। अब सर्विस टैक्स 14% की बजाय 14.5% लगना शुरू हो गया है। विरोधी दल इसको गरीबों पर बेवजह का बोझ डालना बता रहे हैं। हम लोगों के यहाँ कहा जाता है ना कि थूक से सत्तू सामने वाली बात, वो वही कर रहे हैं। बड़े बड़े जो सरमाएदार हैं, पूंजीपति हैं, उन पर उनको छूट दर छूट। कांग्रेस ने भी सरकार के इस कदम का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। इसका तो मैं विरोध करूंगा। आपने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था कि आपने खुद कहा कि आर्थिक स्थिति देश की बेहतर हो रही है, बाहर से पैसा आ रहा है, हम जो टैक्स या कर इकट्ठा करते हैं वो बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो फिर लोगों पे और भार डालने की क्या आवश्यकता है? और आप पूंजीपतियों से कहिए ना कि पैसा दें, आप उनका इनकम टैक्स बढ़ाइए। सर, 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के पूर्व सैनिकों का एक गुट अभी भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है और इसके लिए आज अंबाला में इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे ये लोग पूर्व सैनिक हैं जो केंद्र सरकार के 1 रैंक 1 पेंशन के नोटिफिकेशन से खफा हैं। उनका दावा है कि सरकार ने वादा खिलाफी की है। जो संसद में पास हुआ था उसे सरकार ने लागू नहीं किया। 1 रैंक 1 पेंशन कोई डिमांड नहीं, हक है। जो गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है वो उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। जो पार्लियामेंट ने पास किया उसके बगैर उसी तरह इम्प्लीमेंट होना चाहिए। उनका आरोप है कि सरकार पूर्व सैनिकों को पेंशन देने के नाम पर पूरे देश को बरगला रही है। उधर सरकार ने कुछ दिन पहले कहा था कि अगर नोटिफिकेशन के बाद भी कुछ त्रुटि रह गई तो उसको दूर करने पर विचार किया जा सकता है। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में कोलकाता पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसके पास से लाखों रुपए के नकली नोट, कुछ नक्शे और संदेहास्पद दस्तावेज भी बरामद किए। 50 साल के अख्तार खान उर्फ मोहम्मद जावेद उर्फ राजू को शनिवार को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से पुलिस ने करीब 2.25 लाख रुपए के जाली नोट भी बरामद किए। इसके अलावा उसके पास से फोर्ट विलियम डिफेंस कैंपस का नक्शा और एक पाकिस्तानी बैंक का ATM कार्ड भी बरामद किया गया। ये शख्स 20 साल तक पाकिस्तान में रहा है और 2008 में काठमांडू के रास्ते भारत आया था। 1991 में उसको पाकिस्तानी पासपोर्ट भी जारी किया गया। माना जा रहा है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता है। पुलिस ने उस शख्स को अदालत में पेश किया और उस पर तमाम तरह की धाराएं लगाई। कोलकाता पुलिस के अलावा STF भी उससे पूछताछ कर रही है। एक शख्स को मिला बिजली का बिल, 2 महीने का 77 करोड़ रुपए। बिजली का बिल लेते ही उसके होश उड़ गए।
शिकायत की गई। 2 अफसरों को निलंबित कर दिया गया। बिजली निगम की लापरवाही के आपने कई किस्से सुने होंगे, लेकिन लापरवाही की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। फरीदाबाद में बिजली निगम ने एक बिजली उपभोक्ता को 77 करोड़ रुपए का बिल थमाया। बिल हमारा पिछला था, हमने वो बिल अपना पूरा क्लियर कर दिया है। 3 महीने का बिल था और मात्र 2,500-3 हजार रुपए उसका बिल आया था, वो हमने दे दिया है। और आज जो हमें बिल मिला है, उस बिल को मिलने से जब मैंने अपने परिवार के लोगों को दिखाया, अपनी माता जी को दिखाया, तो आज उनकी इतनी तबीयत खराब हो गई, उनका बीपी एकदम हाई हो गया। ये बिजली निगम की लापरवाही है कि 7 बाई 8 फीट के कमरे का बिल 77 करोड़ रुपए है। यहाँ एक CFL और एक पंखे का इस्तेमाल होता है और 199 यूनिट बिजली खर्च हुई है। निगम के इतने लंबे चौड़े बिल को लेकर सुनील कंडेरा हताश हैं। उनका परिवार परेशान है। अब सवाल ये है कि निगम कितनी जल्दी इस लापरवाही को ठीक करता है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि लापरवाही का ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, लेकिन इस बार तेज रफ्तार कार ने एक पुलिस वाले को ही रौंद दिया। गंभीर हालत में इस पुलिस वाले को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन कार चालक फरार हो गया। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर रात के वक्त तेज रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीती रात एक तेज रफ्तार कार ने लाजपत राय रोड पर पुलिस बैरिकेडिंग के पास खड़े हुए एक सिपाही जगबीर को बुरी तरह रौंद दिया। आनन फानन में सिपाही को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जिस वक्त ये सड़क हादसा हुआ, उस वक्त मौके पर इलाके के एडिशनल SHO भी खड़े थे। गाड़ी के बारे में बताया जा रहा है कि गाड़ी की गति इतनी तेज थी कि उसने पहले सिपाही जगबीर को टक्कर मारी, फिर एक बैरिकेड को टक्कर मारते हुए वहां से फरार हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि जगबीर को टक्कर मारने वाला शख्स कौन था। देश दिन भर में कुछ और अहम खबरें एक छोटे से ब्रेक के बाद, बने रहें हमारे साथ। और अब खबर आगरा से है, जहां हरि पर्वत थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या कर दी गई है। पुलिस ने प्राथमिक तौर पर माना है कि लूटपाट के इरादे से देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया है। मामला ताज नगरी आगरा के हनुमान मंदिर चौराहे का है, जहां रहने वाले बुजुर्ग दंपति अश्विनी ग्रोवर और उनकी पत्नी उषा ग्रोवर की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वारदात के वक्त उनके बेटे बहू आगरा से बाहर थे। हत्या का पता सुबह उस समय चला जब उनके दोस्त उनके घर पहुँचे। संज्ञान में आया कि अवनीश ग्रोवर अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ यहाँ पे रहते थे। आज जब सुबह वो मॉर्निंग वॉक पे नहीं गए हैं, तो उनके दोस्तों ने आके यहाँ पे इत्तला दी है कि अवनीश ग्रोवर और उनकी पत्नी की डेड बॉडी उनके गैरेज में पड़ी थी। मृतक अश्विनी लेदर के बड़े कारोबारी हैं। उनकी हत्या की खबर के बाद हरकत में आई पुलिस के मुताबिक ये लूटपाट के इरादे से किया गया कत्ल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक अशोक सिंघल की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें गुड़गांव के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया है, जहां देखने के लिए देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी उन्हें पहुंचे। अशोक सिंघल की हालत लगातार नाजुक बनी हुई है और गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत लगातार गंभीर बनी हुई है। आज उनका हालचाल जानने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह अस्पताल पहुँचे। परिस्थिति स्टेबल है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वेंटिलेटर और ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के इंजेक्शन के सहयोग से स्टेबल है और हम आशा करते हैं कि उसमें जरूर सुधार होगा। अशोक सिंघल का हालचाल लेने के लिए कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक वो इस वक्त वेंटिलेटर पर हैं और डॉक्टरों की गहन निगरानी में है। पूर्वोत्तर के महापर्व छठ की इस आज के दिन से शुरुआत हो गई है। नहाय खाए के बाद इसकी शुरुआत, और ऐसे में बिहार से लेकर दिल्ली तक इस पर्व के लिए खास इंतजाम भी किए गए। दिल्ली में भी पूर्वियों की अच्छी खासी तादाद के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली में यमुना के घाटों का निरीक्षण किया। उनके साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी थे। इस बार 188 घाट पूरी दिल्ली में है, तो 114 नए घाट ऐड किए गए हैं इस बार छठ पूजा के लिए। तो मैं एडवांस में सबको छठ पूजा की बधाई देता हूँ। उस दिन भी मुलाकात होगी। उधर बिहार में भी इस महापर्व को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज से 4 दिन तक चलने वाले इस पर्व में आज नहाए खाए है, कल खरना होगा और उसके बाद डूबते सूरज को अर्घ्य दिया जाएगा।
18 नवंबर को सुबह के सूर्य को अर्घ के साथ ये पर्व खत्म हो जाएगा। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद 7:30 बजे देखिए स्वर्ग का रहस्य।